जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये ज्योग्राफी की क्लास चल रही है जिसमें हम टीजीटी पीजीटी के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी भी महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारों का जन्म। ठीक है, इन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो खगोल विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। कल हम की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि चंद्रमा चंद्रमा क्या है, चंद्रमा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि हमारे सौरमंडल में और कौन कौन सी नई परिघटनाएं या फिर नए नए मून क्या क्या बनते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल हमने चंद्रमा के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने एक चीज़ छूट गई थी हमारी। वो क्या है? सुपर मून परिघटना। ठीक है, तो सुपर मून परिघटना क्या होती है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सुपर मून परिघटना क्या होती है बाबू? सुपर सुपर मून परिघटना सुपर मून परिघटना वह परिघटना होती है बाबू, जब चंद्रमा क्या होता है, हमारी पृथ्वी के सबसे निकट आ जाता है। और जब हमारा चंद्रमा हमारी पृथ्वी के निकट आता है, तो उस समय चंद्रमा का आकार पहले की पूर्णिमा में जब हमारा चंद्रमा उगता था, तो उसकी अपेक्षा अब जो चंद्रमा हमारे जिस पूर्णिमा को उग रहा है, उसका आकार पहले की अपेक्षा से बड़ा होता है। कितना बड़ा? 14% बड़ा दिखाई देता है और 30% ज़्यादा चमत्कार दिखाई देता है। तब उस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं? सुपर मून की परिघटना कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सुपर मून की परिघटना कहते हैं। यानी कि जब किसी पूर्णिमा को चंद्रमा जब किसी पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी क्या अपनी दीर्घ वृत्ताकार, क्या बाबू? अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, अपनी दीर्घ वृत्ताकार वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है? पृथ्वी के निकट आ जाता है। क्या आता है? पृथ्वी के निकटतम बिंदु पे आ जाता है। पृथ्वी के निकटतम बिंदु या समीप समीप ठीक है, या तो क्या करता है? समीप स्थित होता है, तो उसे क्या कहते हैं? होता है। तो यह परिघटना क्या कहलाती है वो? तो यह परिघटना सुपर मून की परिघटना कहलाती है। क्या कहलाती है वो? सुपर मून परिघटना कहलाती है। यानी सुपर मून परिघटना क्या कहलाती है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये जो सुपर मून परिघटना है 1979 में, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रिचर्ड नोल्ले। क्या नाम है उनका बाबू? रिचर्ड नोल्ले। इन्होंने ही यह नाम दिया था सुपर मून का, या फिर ये संज्ञा से ये इनको नाम दिया था। ठीक है, और ये जब सुपर मून उगता है, तो हर पूर्णिमा को जो हमारा सन मतलब चंद्रमा उगता है, तो सुपर मून के समय ये 14% बड़ा दिखता है। कितना बड़ा? 14% बड़ा दिखता है। और क्या बाबू? 30% ज़्यादा चमकदार दिखता है। चमकदार यानी कि 30% चमत्कार होता है और 14% वैभव क्या होता है? बड़ा दिखता है। ठीक है, इससे पहले 2011 में यह हमें क्या दिखा था? ठीक है, 19 मार्च 2011 में शुक्ल पक्ष की, यानी कि शुक्ल पक्ष में आपका होलिका के, ठीक है, होलिका के दिन के अवसर पे मतलब हमें सुपर मून की परिघटना देखने को मिली थी। कब मिली थी? इससे पहले 2011 में। ठीक, 2011 में। कब? 2011 में होलिका के समय। ठीक है, होलिका आपका यही मार्च उर्च में पड़ता है ना, होली उसी समय। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिएगा अगर नोट करना होगा तो मार्च।
19 मार्च के आसपास में सुपर मून की परिघटना इससे पहले देखी गई थी। ठीक, अब आते हैं हमारे सौरमंडल। हमारे जो सौरमंडल है, हमारे सौरमंडल की नव संरचना, हमारे सौरमंडल की नव संरचना मतलब हमारे सौरमंडल में और भी कुछ घटनाएं होती हैं, उन पर थोड़ा सा चर्चा करते हुए अब हम लोग सारे ग्रहों के बारे में एक एक करके सब पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे क्या है, सौरमंडल की नव संरचना। सौर मंडल की नव संरचना। ठीक है बाबू, हमारी सौरमंडल की नव संरचना या फिर कह सकते हैं न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, आप देखिए इसमें थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं कि हमारे सौरमंडल की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आप जानते हैं, ठीक है, जो चीज़ें जानते होंगे उसे नहीं लिखा जाएगा, जो वही चीज़ें लिखी जाएंगी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होंगी। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो इसे नोट करते जाइएगा। ठीक है, यानी कि आप ये जानते हैं कि हमारा जो सूर्य है उसका परिक्रमण कौन करते हैं, तो ग्रह करते हैं, उपग्रह करते हैं, उल्काएं करती हैं, क्षुद्र ग्रह करते हैं, पुच्छल तारे करते हैं तथा अन्य जो धूल कण बने होते हैं, ये संयुक्त रूप से जो हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं, यही सब हमारा क्या है, सौरमंडल सिस्टम है या सौरमंडल कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, सौरमंडल कहा जाता है। यानी कि हमारे सूर्य और उसका जो परिक्रमण करते हैं, ठीक है, सूर्य और उसका जो परिक्रमण करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सौरमंडल कहते हैं। ठीक, सूर्य और उसका जो परिक्रमण करते हैं, जो इससे हमारा जो सूर्य है और सूर्य और उसका जो परिक्रमण करते हैं और जो परिक्रमण करते हैं, अब जो परिक्रमण करते हैं, ठीक, सब मिलकर सब इसका सम्मिलित रूप ही क्या, इसका संयुक्त रूप से या फिर सम्मिलित रूप ही सम्मिलित संयुक्त रूप ही क्या है बाबू, रूप ही सौरमंडल है। क्या है बाबू, सौरमंडल है। ठीक है, अभी अब तो आपको पता ही है कि ग्रह, ठीक है, उपग्रह, ठीक है, उल्का पिंड, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, ये सब क्या है, धूल मेघ कण, ये सब क्या है, पुच्छल तारे, ये सब क्या हमारे सौरमंडल के ही क्या है, अंश हैं। ठीक है, हमारे सौरमंडल के क्या है, भाग हैं। ठीक है, आपने पढ़ा, आप जानते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है कि एक बैठक हुई थी जिसमें कि 75 देशों ने भाग लिया था और उन्होंने क्या कहा था कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया था, क्योंकि प्लूटो ग्रहों, उन्होंने माना कि जो ग्रह एक अपनी फिक्स कक्षा में होकर ही सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, जैसे हमारा सन है बाबू, इस सन का एक फिक्स सर्कल में ही वो लोग क्या करते हैं, अपना चक्कर लगाते रहते हैं जितने भी प्लैनेट हैं। लेकिन प्लूटो जो था वो अपना तो चक्कर लगा ही रहा है अपने, लेकिन वो किसी अन्य ग्रह के भी चक्कर में, मतलब नेप्ट्यून के भी क्या कर रहा है, उसमें भी अपना प्रवेश कर जा रहा है, उसकी भी कक्षा को डिस्टर्ब करते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक, उसकी कक्षा में भी प्रवेश कर रहा है, इसलिए उसे इसकी श्रेणी से निकाल दिया गया। और उसे किस श्रेणी में रखा गया बाबू, तो उसे बौने श्रेणी में रखा गया। किस श्रेणी में रखा गया बाबू, बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। किसे, प्लूटो को। ठीक, अब आपको इसमें कोई डाउट है, ये कब डिसाइड किया गया था, तो 24 अगस्त, कब बाबू, 24 अगस्त, आपसे पूछेगा कि 24 अगस्त 2006 को, ठीक है, प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से, प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ठीक है, कर दिया गया, समझ गए आप कि 24 अगस्त 2006 को प्लेटो को इसकी श्रेणी से बाहर कर दिया। किसने किया था, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का। ठीक है, यानी कि IAU के IAU यानी अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। ठीक, आप समझ गए होंगे, क्योंकि प्लूटो क्या है कि अपनी कक्षा में नहीं घूम रहा था। ठीक है, इन्होंने ग्रहों की एक नई परिभाषा डिसाइड की। ग्रहों की नई परिभाषा में इन्होंने दिया कि जो ग्रह अपनी फिक्स कक्षा में ही फिक्स कक्षा में ही क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाएंगे, वही ग्रह की श्रेणी में आएंगे। जो अपनी कक्षा को डिस्टर्ब करते हुए किसी अन्य ग्रह के उसमें प्रवेश करेंगे तो वो ग्रह की श्रेणी में नहीं आएंगे। ठीक, आपको
समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यानी कि ये क्या करता था, प्लूटो वरुण की कक्षा में प्रवेश कर जाता था। किसकी कक्षा में? वरुण की कक्षा को डिस्टर्ब कर देता था। हाँ, इसीलिए इसको क्या किया गया, ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। अब देखिए हम लोग सौरमंडल के पढ़ते हैं, हमारा सन है, सन के नजदीक है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। अब देखिए इसमें अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक, अब तो आप जानेंगे कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह है बाबू, तो 8 ग्रह है। कितने ग्रह है बाबू? 8 ग्रह है। ठीक, अब इनको हम ग्रहों को घटते बढ़ते क्रम में, द्रव्यमान के घटते क्रम में, फिर दूरी के बढ़ते क्रम में, ऐसे ऐसे इनको लिखना है। ठीक, तो अब हम ऐसे ही नोट करेंगे। ठीक, ग्रहों के घटते हुए आकार के क्रम के अनुसार। ठीक है, ग्रहों के घटते आकार, ग्रहों के घटते आकार के अनुसार, अगर ग्रहों के मतलब उनके घटते आकार, मतलब कि पहले सबसे बड़ा वाला ग्रह, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा ना, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, रखते हुए चलेंगे। तो पहले कौन है? बृहस्पति, शनि, अरुण। कौन बाबू? बृहस्पति, शनि, अरुण। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण। ठीक है, वरुण, पृथ्वी, शुक्र। वरुण, पृथ्वी, शुक्र। ठीक है, अब इसके बाद बचा कौन? मंगल। कौन बचा बाबू? मंगल। कौन? मंगल। उसके बाद बुध। मंगल एवं बुध ना बाबू, बुध। ये क्या है बाबू? ये क्या है? उनके आकार के अनुरूप। किसके अनुरूप बाबू? आकार के अनुरूप। ठीक है, अब देखिए इनके 4, जैसे कि बुध, अब देखिए हमारे जो सूर्य है, सूर्य के जो नजदीक होते हैं, यानी कि 4 तारे, 4 स्टार को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक। इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ये क्या है? आंतरिक ग्रह है। क्या बाबू? आंतरिक ग्रह है। ठीक, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये क्या है बाबू? अरुण। ये क्या है? हमारे बाह्य ग्रह। क्या है बाबू? बाह्य ग्रह। इन्हें आउटर प्लेनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? इन्हें आउटर प्लेनेट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो 4 हैं इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह के साथ साथ इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, पार्थिव ग्रह। किस नाम से बाबू? पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह। अगर आंतरिक ग्रह न लिखे, पार्थिव ग्रह लिखे तो भी आपको डाउट नहीं होना है। और ये जो आउटर ग्रह हैं इन्हें भी एक और नाम से जाना जाता है, इनको जोवियन ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं बाबू? जोवियन ग्रह। कौन सा? जोवियन ग्रह। आपसे पूछेगा कि जोवियन ग्रह। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है, कोई ऑप्शन दे देगा, जैसे देख देगा निम्न में कौन जोवियन ग्रह है? निम्न में कौन जोवियन ग्रह है? ऐसे करके निम्न में कौन जोवियन ग्रह है और ऑप्शन में दे देगा आपको। ऑप्शन में क्या रहेगा? शुक्र, ठीक है, पृथ्वी, मंगल, अरुण। अब बताइए, तो अरुण क्या है बाबू? जोवियन ग्रह। क्या है बाबू? अरुण जोवियन ग्रह, क्योंकि अरुण क्या है बाबू? बाहर है। ठीक है, जोवियन मतलब होता है बाहर, बाहरी, आउटर। ठीक है, ये चीज नोट कर लिए होंगे। यानी आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, आंतरिक और बाह्य ग्रह। ठीक है, यानी आंतरिक ग्रह कौन है? मंगल। और बाह्य ग्रहों में सबसे बड़ा बृहस्पति है। ठीक है, आंतरिक ग्रहों का सबसे बाह्य ग्रह कौन है? तो मंगल, यानी पृथ्वी के बाद मंगल। और फिर बाह्य ग्रह का पहला ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। कुल कितने ग्रह है बाबू? 8 है। कितने हैं? 8 हैं। केवल 5 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि नंगी आंखों से किसे देखा जा सकता है? नंगी आंखों से 5 ग्रह को देखा जा सकता है। कितने ग्रह को? 5 ग्रहों को
ग्रहों को देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, नंगी आंखों से कितने ग्रहों को देखा जा सकता है बाबू? तो 5 ग्रहों को नंगी आंखों से हम लोग क्या कर सकते हैं? नंगी आंखों से 5 ग्रहों को देख सकते हैं। कितने ग्रहों को देख सकते हैं? तो 5 ग्रहों को। कौन कौन से? बुध, शुक्र, ठीक है, बुध शुक्र मंगल, ठीक है, बुध शुक्र मंगल ये इनर हो गए, और उसके बाद बृहस्पति और शनि, और को निकाल दीजिए। ठीक है, यानी बुध शुक्र मंगल, बुध शुक्र, फिर पृथ्वी पर हम ये हैं, फिर मंगल, ठीक है, बृहस्पति, बृहस्पति, और कौन बाबू? एक और बचा है, कौन? बोलिए, शनि। मतलब हम बस यहीं तक देखते हैं। ठीक है, बुध, पृथ्वी पर हम हैया हैं, पृथ्वी से हम इनको देख लेते हैं और इधर इनको देख लेते हैं, यानी कि टोटल हम कितने देख लेते हैं? 5 ग्रह को। ठीक है, नंगी आंखों से। ठीक है, अगर आप पूछिए घनत्व के अनुसार, घनत्व के अनुसार इनको बढ़ते घटते क्रम में लिखिए। अगर आपसे पूछे कि घनत्व के, क्या पूछे बाबू? घनत्व के अनुसार, घनत्व के अनुसार, घनत्व के अनुसार बढ़ता क्रम, अगर घनत्व के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम पूछे, यानी कि घनत्व मतलब कि किसका घनत्व सबसे अधिक है, तो घनत्व के अनुसार पूछे तो शनि, अरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, बृहस्पति, वरुण, ठीक है, वरुण, मंगल, शुक्र, बुध, मंगल, शुक्र, बुध, उसके बाद क्या? पृथ्वी। क्या बाबू? पृथ्वी। समझ में आई बात? ये कौन सा क्रम है? घनत्व के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, घनत्व के अनुसार क्या है? बढ़ता हुआ क्रम। ठीक, यानी कि सबसे अधिक घनत्व किसका है? तो पृथ्वी का। किसका है बाबू? पृथ्वी। क्योंकि घनत्व के अनुसार क्या लिखिए? घनत्व के अनुसार बढ़ता क्रम लिखना है। ठीक है, यानी कि शनि का क्या है घनत्व? क्या है बाबू? घट रहा, कम है। उससे अधिक का है अरुण का, उससे अधिक क्या है? बृहस्पति का, फिर वरुण का, फिर मंगल का, फिर शुक्र का, फिर बुध का, फिर उसके बाद पृथ्वी का। ठीक है, ये क्या है? घनत्व के अनुसार ग्रहों का बढ़ता हुआ क्रम। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का घटता हुआ क्रम, तो द्रव्यमान के अनुसार यानी कि सबसे बड़ा पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति है। सबसे बड़ा कौन है बाबू? बृहस्पति है। ठीक है, द्रव्यमान के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार क्या बाबू? द्रव्यमान के अनुसार क्या? ठीक है, घटता हुआ क्रम। क्या हुआ? घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। जानते हैं ये अरेंज करने के लिए आ जाता है, दे देगा और अरेंज करना है आपको, तो आपको ये पता रहेगा तब ना। तो आपको पहले ही पता है कि सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति है। क्या बाबू? बृहस्पति, बिना सोचे बृहस्पति। अब बृहस्पति के बाद देखिए कौन सा आकार में है, तो शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, पृथ्वी, शुक्र, ठीक है, फिर मंगल और बुध, मंगल बुध। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक, यानी कि आप जानिए कि द्रव्यमान के अनुसार अगर पूछिए तो बृहस्पति, शनि, अरुण, पृथ्वी, मंगल, ठीक, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है, ये आपका क्या द्रव्यमान के अनुसार है? बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण। ठीक है, वरुण और अरुण, सॉरी यहाँ पे गलती हो जाएगा, वरुण और अरुण, वरुण, फिर उसके बाद अरुण। ठीक है, यही इसी में लोग कन्फ्यूजन करते हैं और इसी को हेर फेर करता है एग्जामिनर। ठीक है, पहले वरुण है, फिर उसके बाद अरुण है। ठीक, पृथ्वी, मंगल और बुध। ठीक, अब उसके बाद घनत्व के अनुसार पूछे तो शनि, अरुण, बृहस्पति, वरुण। ठीक है, शनि, अरुण, बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र, बुध और पृथ्वी। ठीक, चलिए, वैज्ञानिकों ने सौरमंडल में विद्यमान पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा। हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कितने श्रेणियों में बांटा? तो 3 श्रेणियों में बांटा। कितने श्रेणियों में बांटा बाबू? हमारे सौरमंडल को 3 श्रेणियों में बांटा। अब जैसे देखिए, आउटर, इनर, ठीक है,
अब देखिए 3 श्रेणियों में कैसे, कहने का मतलब एक है, पहली श्रेणी किसे कहते हैं, क्लासिकल प्लेनेट। क्या कहते हैं, क्लासिकल प्लेनेट। पहली श्रेणी को क्लासिकल प्लेनेट कहते हैं। क्लासिकल प्लेनेट में 8 ग्रह आते हैं। कितने ग्रह आते हैं बाबू, 8 ग्रह आते हैं पहली श्रेणी। ठीक है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं सौरमंडल को 3 भागों में बताओ। सौरमंडल को 3 श्रेणियों में, कितने बाबू, 3 श्रेणी में बांटा। ठीक है, पहला क्या है, पहला क्लासिकल प्लैनेट, इसमें 8 ग्रह हो गए। ठीक है, उसके बाद एक होता है प्लूटो वाला, एक होता है क्षुद्र ग्रह वाला। ठीक है, यानी कि किनको किनको प्लूटो की श्रेणी में रखा गया और किनको किनको आपका इसमें रखा गया। तो दूसरी श्रेणी क्या आ गई, प्लूटोन्स। दूसरी श्रेणी का नाम क्या है, प्लूटोन्स। पहली और दूसरी श्रेणी का क्या नाम है बाबू, प्लूटोन्स। प्लूटोन्स उसे कहते हैं कि जो प्लूटो की श्रेणी में आता है, मतलब ऐसा ग्रह जो कि अपना परिक्रमा भी करे और किसकी श्रेणी में आए, तो प्लूटो की श्रेणी में आए। ठीक है, यानी कि ये जो प्लूटो की श्रेणी को ही हम लोग क्या कहते हैं, कुइपर बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कुइपर बेल्ट। आपसे कोई पूछे कि कुइपर बेल्ट किसे कहते हैं, तो कुइपर बेल्ट उन बर्फीले ग्रहों के पिंडों का संग्रह है जो नेपच्यून के चारों ओर परिक्रमा करते हुए, ठीक है, परिक्रमा करते हैं। इससे ही क्या कहते हैं, एडगेवर्थ कुपर, ठीक है, कुइपर बेल्ट कहते हैं। ठीक, अब देखिए, यानी इसमें कितने आते हैं बाबू, 4 ग्रह आते हैं। कितने ग्रह आते हैं बाबू, 4 ग्रह आते हैं। किसमें, 4 ग्रह। प्लूटोन्स के अंतर्गत 4 ग्रह ऐसे हैं, ठीक है, जो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन्हें कुइपर बेल्ट में लाखों की संख्या में क्या होते हैं, लाखों की संख्या में धूल कण और आकाशीय पिंड विद्यमान है। ठीक, ये क्या करते हैं, ये हमारे जैसे नेपच्यून है उसके चारों तरफ एक तरह से परिक्रमा करते हुए नजर आते हैं। ठीक, समझ में आ गया। इसके अंतर्गत कितने ग्रह आते हैं, 4 ग्रह आते हैं। इन चारों का कभी कभी नाम पूछ देता है कि इन चारों का नाम बताइए। तो ये क्या होते हैं, एक तो हो गया प्लूटो, एक तो हो गया क्या, प्लूटो जिसको आप जानते हैं। ठीक है, इनके अलावा भी 3 ग्रह हैं। ठीक है, 3 ग्रह हैं। एक है एरिस, क्या है बाबू, एरिस। ठीक है, ये भी क्या करता है, चक्कर लगाता हुआ है। ठीक, एक है मेकमेक। ठीक है, कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक, हामी। ठीक, हामी। ठीक, ये कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं बाबू, 4 हैं। लेकिन एक और आता है, एक आता है सेरेस। अब ये सेरेस क्या है, सेरेस जो है मंगल ग्रह की कक्षा और बृहस्पति की कक्षा में जो क्षुद्र ग्रह आपको देखने को मिलते हैं, क्षुद्र और अन्य आकाशीय पिंड, इनमें जो स्थित होता है वो तीसरी श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, यानी कि तीसरी श्रेणी को क्या कहते हैं बाबू, जो प्लूटो की श्रेणी से बाहर है। मतलब प्लूटो में तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो किस में गिने जाते हैं, बौने ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं, बौने ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। क्या कहा जाता है, इसका क्या नाम दिया गया है, तो स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। स्मॉल सोलर, ठीक है, सिस्टम बॉडी। ठीक है, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी। ठीक है, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज, हाँ, बॉडीज कर लीजिए, बॉडीज, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। ठीक है, ये तीसरी श्रेणी। अब जान गए 3 श्रेणी है, क्लासिकल श्रेणी, प्लूटोन श्रेणी, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। इसमें कौन से आते हैं, इसमें जो क्षुद्र ग्रह है, जो मंगल और बृहस्पति के अंतर्गत जो आते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है, उनका उसमें। और इसी में एक है ग्रह जिसका नाम है क्या, सेरस। क्या नाम है बाबू, सेरस है। क्या नाम है, सेरस ना। इसमें जो एक है, जो गैर प्लूटोन श्रेणी में एकमात्र बौना ग्रह कौन सा है, सेरस है। क्या बाबू, सेरस। इसमें एकमात्र बौना ग्रह सेरस है, सेरस। ठीक है, समझ चुके होंगे कि सौरमंडल में पिंडों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो सौरमंडल को पिंडों में मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, एक बार फिर से देख सकते हैं कि जो पहला क्लासिकल प्लैनेट के रूप में बांटा गया है, दूसरा प्लूटोन्स में, तीसरा स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज के रूप में।
क्लासिकल प्लेनेट में 8 ग्रह उपस्थित होते हैं बाबू। अब प्लूटोन्स में 4 बौने ग्रह होते हैं। ये प्लूटोन्स क्या है, ये जो है वरुण ग्रह जो है, वरुण ग्रह के भी आगे, वरुण ग्रह के आगे जो उपस्थित ग्रह होते हैं उन्हें प्लूटोन्स प्लूटोन्स की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें कि बौने ग्रह आते हैं। बौने ग्रह वो वह ग्रह है जो अपनी सीमा के अलावा ये किसी अन्य ग्रह की भी सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए इन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, क्योंकि 2006 में जो एक बैठक हुई थी अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान की, तो उसमें लोगों ने डिसाइड किया एक नया ग्रह की परिभाषा, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्रह जो है अपनी फिक्स कक्षा में ही मूव करेंगे, उन्हें ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा। और जो अपनी फिक्स कक्षा में घूर्णन गति नहीं करेंगे या परिक्रमा नहीं करेंगे तो उन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, तो प्लूटोन्स किस श्रेणी में आते हैं? प्लूटोन्स में कौन कौन से आते हैं? प्लूटो, एरिस और मेकमेक और हामी, 4 बौने ग्रह आते हैं। ठीक है, 28 सितंबर 2008 को ये जो हामी ग्रह है, कौन सा? हामी ग्रह, 28 सितंबर 2008 को हामी ग्रह को वामन ग्रह का दर्जा दिया गया। और इसके 2 उपग्रह हैं, एक हाइड्रा है बाबू, एक नौमाका है। ठीक, प्लूटो का आकार जो है, ठीक है, सॉरी, हामी का जो आकार है बाबू कैसा है? सिगार की तरह है। हामी का आकार कैसा है? सिगार की तरह। ठीक है, हामी एक ऐसा ग्रह है जिसको वामन ग्रह का दर्जा मिला है, और इसके 2 उपग्रह है, एक हाइका, दूसरा नमाका। ठीक है, इसका आकार कैसा बाबू? तो सिगार की तरह है। ठीक, 16 स्मॉल सिस्टम बॉडीज, मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे, जैसे मंगल ग्रह है बाबू, मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति ग्रह, तो इनके बीच में आपने देखा होगा छोटे छोटे जो धूल कण होते हैं उपस्थित। ठीक है, धूल कण, क्षुद्र कण जो होते हैं, इनको बाबू स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज के अंतर्गत, यानी कि तीसरी श्रेणी में इन्हें ही रखा गया है। ठीक, मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित क्षुद्र और आकाशीय पिंडों को, ठीक है, स्मॉलर सोलर सिस्टम बॉडीज के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, इनके अंतर्गत, ठीक है, एकमात्र क्या है? प्लूटोराइड श्रेणी का, गैर प्लूटोराइड श्रेणी का एकमात्र ग्रह कौन सा उपस्थित है? सेरस। सेरस जो है गैर प्लूटोराइड श्रेणी का एकमात्र ग्रह सेरस है। क्या है? सेरस। ठीक है, सेरस एक ऐसा ग्रह है बाबू, ठीक है, सेरस एक ऐसा ग्रह है जो कि है तो प्लूटोस की श्रेणी, मतलब इन्हीं की तरफ फॉलो करता है, इन्हीं की तरह काम करता है। जैसे कि प्लूटो अपनी कक्षा के अलावा भी मूव करता है, ये भी चक्कर करता है, ये भी एक ग्रह है, लेकिन ये कहाँ पे है? ये तीसरी श्रेणी में उपस्थित है। इसीलिए इसे एग्जाम में पूछता है कि गैर प्लूटोराइड श्रेणी का एकमात्र ग्रह कौन सा है? तो सेरस है। अब आपसे पूछेगा कि कुल, अगर क्वेश्चन ऐसे बने कि कुल कितने बौने ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, तो कितने हैं? ज्ञात में 5 हैं। कितने बाबू? 5 हैं। कितने? 5, एक सेरस को लेकर। ठीक है, अगर पूछे कि सिर्फ प्लूटोन्स की श्रेणी में कितने आते हैं, तो 4 आते हैं, प्लूटो, एरिस, मेकमेक और हामी। कौन नहीं आता है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, तो सेरस नहीं आता है। अब पूछेगा एकमात्र प्लूटोराइड श्रेणी का ग्रह कौन सा है, तो सेरस है। सेरस किस ग्रह में, कहाँ पे उपस्थित है? तो अब बता देंगे कि मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित जो क्षुद्र ग्रह और आकाशीय पिंड है, उसी में उपस्थित है कौन? सेरस उपग्रह। ठीक है, आप तो समझ गए होंगे। प्लूटो के उपग्रहों की संख्या कितनी है बाबू? जो प्लूटो ग्रह है, ठीक, ये प्लूटो ग्रह है, इसके उपग्रहों की संख्या की अगर बात करें, इसके कितने उपग्रह हैं, तो 5 उपग्रह प्लूटो के। ठीक है, प्लूटो के कितने उपग्रह है बाबू? तो 5 है। पहला चेरान है, फिर क्या है? स्टिक्स है, निक्स है, केरबेरास है और हाइड्रा है। ठीक, ये किसके हैं? देखिए कभी कभी पूछ देता है हाइड्रा और हाइका किसके ग्रह है? तो हाइका बाबू हामी के ग्रह है। किसके हैं? हामी के उपग्रह हैं। लेकिन हाइड्रा किसके हैं? प्लूटो के। प्लूटो के कितने उपग्रह हैं बाबू? 5 हैं। ठीक, अब ये आप समझ गए होंगे कि ये हमारे आकाशीय जो पिंड है क्या है। ठीक, इसमें कोई आपको दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए, जो प्लूटो ग्रह, ये जो प्लूटोन्स है, ये जो प्लूटोन्स यानी बौने ग्रह जो हैं, ये बौने ग्रह कहाँ पे उपस्थित हैं? ये हमारे वरुण ग्रह के बाद जो ग्रह आते हैं उन्हें प्लूटोन्स की श्रेणी में रखा गया। ये एक फिक्स बेल्ट में होते हैं, ये एक फिक्स बेल्ट में होते हैं। उस बेल्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कुइपर बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कुइपर बेल्ट। ठीक है, कुइपर बेल्ट। ठीक है, एक मिनट आपको बता दे रहे हैं कुइपर बेल्ट के बारे में।
कुइपर बेल्ट। क्या है बाबू? कुइपर बेल्ट। ये कुइपर बेल्ट क्या है बाबू? तो कुइपर, ये जो कुइपर बेल्ट है बाबू, इसी में प्रोटॉन्स वाले रहते हैं। ये एक ऐसा मतलब बेल्ट है जहां पे बर्फीले ग्रह के पिंड का संग्रह है। कैसा? बर्फीले बर्फीले ग्रह के पिंड हैं, बर्फीले ग्रह के पिंड हैं। ठीक है, इस बेल्ट में बर्फीले ग्रह के पिंड हैं। ठीक ना। अब जानते हैं कि सूर्य से दूरी बढ़ रही है तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से तक पहुँचेगा नहीं, इसीलिए यहाँ का वायुमंडल बहुत ठंडा हो जाता है, सघन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बर्फीले, यहाँ पे ठीक है बर्फीले हो जाते हैं। तो ये बर्फीले ग्रहों का है जो कि नेपच्यून के, ठीक है, नेपच्यून या फिर उसे वरुण कहिए, वरुण के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, वरुण के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, नेपच्यून के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, ठीक है। बर्फीले ग्रहों का संग्रह है, नेपच्यून के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, इसीलिए इसे एडवेगर्थ, ठीक है, इसीलिए इसे क्या एडवेगर्थ कुइपर बेल्ट कहते हैं, कुइपर बेल्ट कहते हैं। आप समझ गए होंगे बाबू कि कुइपर बेल्ट क्या है और क्लासिकल प्लेनेट क्या है, प्लूटोन्स क्या है। ठीक है, हमारे सौरमंडल के पिंडों को कितनी श्रेणियों में रखा गया है, तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, कुइपर बेल्ट में 400 से अधिक ऐसे पिंड मौजूद माने जाते हैं जो एस्टेरॉयड, धूमकेतु, उल्का से बड़े आकार वाले होते हैं। ठीक है, मतलब 400 से ऐसे अधिक, मतलब 400 से ज़्यादा ऐसे मतलब पिंड मौजूद हैं। कौन सी पेटी में? तो कुइपर बेल्ट में। कुइपर बेल्ट में 400 से अधिक ऐसे पिंड मौजूद हैं जो कि हमारे एस्टेरॉयड, धूमकेतु, उल्का पिंड से भी काफ़ी बड़े हैं। ठीक है, इन्हें अब प्लूटॉन्स की श्रेणी में रखा गया है। तो प्लूटॉन्स की श्रेणी में कौन कौन रखा गया आप समझ सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कुइपर बेल्ट में बड़े पैमाने पर कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, अगर आपसे पूछे कि कुइपर बेल्ट में, इस बेल्ट में बड़े पैमाने पर कौन से पदार्थ, बड़े पैमाने पर कौन से पदार्थ पाए जाते हैं ना, पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए अमोनिया। ठीक है, और क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, और क्या? ऑक्सीजन नहीं, वाटर। अमोनिया, मीथेन और वाटर। अमोनिया, मीथेन और पानी। पदार्थ पूछा है ना। ठीक है, हवा, ऑक्सीजन तो हवा होगी ना, लेकिन ये क्या पदार्थ पूछा है, तो अमोनिया, मीथेन और वाटर पानी। ठीक है, ये हमारे क्या है कि कुइपर बेल्ट में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। ठीक, कुइपर बेल्ट किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे कि बर्फीले पिंडों का एक संग्रह है जो कि नेपच्यून के चारों तरफ घूमते हैं और ये हमारे सन से काफ़ी बहुत दूर है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। ठीक, आप यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये एक तरह से कुइपर बेल्ट का ही साइन है। ठीक, चलिए अब उसके आगे हम देखते हैं ग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं, एक एक करके सारे ग्रहों के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक करके सारे ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।